जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत विजेता को कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 लाख नगद प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2002 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसको पहली बार प्रदान किया गया था 1965 में। कब प्रदान किया गया था? 1965 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। कितनी? 11 लाख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्देवी या सरस्वती की प्रतिमा भेंट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों की नेचुरल लॉ थ्योरी का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से प्राप्त अधिकार। क्या आधार है दोस्तों? जन्म से प्राप्त अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस स्थान पर की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में की गई थी। कहां पे की गई थी? पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC किस प्रकार की संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संविधिक निकाय है। किस प्रकार की संस्था है? एक संविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? दोस्तों बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 24 लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितनी आयु से कम के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 संबंधित है बलात् श्रम पर रोक से संबंधित है। किसे? बलात् श्रम पर रोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश के मानवाधिकारों के दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। किस देश के? ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्ना कार्टा मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? यह शब्द है लैटिन भाषा का। किस भाषा का है दोस्तों? लैटिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद
किस वर्ष सृजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानवाधिकारों के लिए प्रसिद्ध वियना विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। कब आयोजित हुआ था? 1993 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों आरटीआई अधिनियम भारत में लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 2005 में लागू हुआ था आरटीआई अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार पूरे भारत में किस तिथि को प्रभावी हुआ था? दोस्तों यह प्रभावी हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। कब? 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों का प्रारूप तैयार करने में किस भारतीय महिला की भूमिका अहम थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसा मेहता की। किसकी? हंसा मेहता की भूमिका अहम थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है इरोम चानू शर्मिला को। किसको? इरोम चानू शर्मिला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरोम चानू शर्मिला ने किस कानून के खिलाफ 16 साल तक भूख हड़ताल की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफसफा की। किसके खिलाफ दोस्तों? अफसफा के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 2007 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। क्या होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय हेग जो कि नीदरलैंड में है वहीं पे स्थित है। कहाँ पे? हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितना? 9 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे अधिक भाषाओं में अनुदित दस्तावेज कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा UDHR है। कौन सा दस्तावेज है दोस्तों? UDHR। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया था 2006 में। कब पारित किया गया था दोस्तों? 2006 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किस हमले के बाद किया गया था? दोस्तों NIA का गठन किया गया था 26 या 11 मुंबई हमले में। किसके बाद? 26/11 मुंबई हमले के बाद किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी? दोस्तों नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में हुई थी पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से हुई थी? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्सलवाद का नाम पश्चिम बंगाल के किस गांव पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
नक्सलवाड़ी के नाम से, किस नाम से? नक्सलवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का प्राथमिक कार्य है आंतरिक खुफिया जानकारी। क्या है? आंतरिक खुफिया जानकारी उनका ही कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपसफा कानून अपसफा कानून किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों अपसफा कानून को लागू किया गया था 1958 ईस्वी में। किस वर्ष लागू किया गया था? 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। कौन सा सेना तैनात रहता है दोस्तों? आईटीबीपी तैनात रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धन शोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? दोस्तों यह है 2002 का। किस वर्ष का है दोस्तों? 2002 का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड कॉरिडोर क्षेत्र भारत के किन गतिविधियों से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है वामपंथी उग्रवाद से। किसे? वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अपराधों की त्वरित प्रक्रिया के लिए साइबर अपराधों की त्वरित प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? साइबर अपराधों की त्वरित प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है दोस्तों? CERT इन है। कौन है? CERT इन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? दोस्तों असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण होता है गृह मंत्रालय के पास। किसके पास? गृह मंत्रालय के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। ग्रे हाउंडस कमांडो बल का गठन किस राज्य में किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन क्रिकेट क्षेत्र किस अवैध गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मादक पदार्थ तस्करी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मादक पदार्थ तस्करी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक कैट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएसजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों एनएसजी की स्थापना 1986 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत कितने देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सनराइज किन 2 देशों के बीच एक साझा सैन्य अभियान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य है डेटा एकीकरण और खुफिया जानकारी। क्या उद्देश्य है? डेटा एकीकरण और खुफिया जानकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है दोस्तों? जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कारगिल सीमा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों
कारगिल समीक्षा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों यह हुआ था के सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में। किसके? के सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन चक्रव्यूह का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन चक्रव्यूह का संबंध है सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ रोकना। किससे संबंध है दोस्तों? सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ को रोकना ऑपरेशन चक्रव्यूह का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एनएसजी का मुख्यालय मानेसर में स्थित है। कहाँ? मानेसर, जो कि हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने हेतु कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट फेसिंग। कौन सी फेसिंग? स्मार्ट फेसिंग यानी सीयू मैश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबरा किस सुरक्षा बल का विशेष दस्ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ का। किसका है दोस्तों? सीआरपीएफ का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसे माना जाता है? दोस्तों दुनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है 6degree.com को। किसको? 6degree.com को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया पर हैज प्रतीक का प्रयोग क्या कहलाता है? दोस्तों सोशल मीडिया पर हैज प्रतीक का प्रयोग हैज टैग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैज टैग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले का एक समय पर उपस्थित होना क्या कहलाता है? दोस्तों एक समय पर उपस्थित होना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तुल्यकालिक संचार। क्या कहलाता है? तुल्यकालिक संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट पर अपमानजनक जानकारी फैलाना क्या कहलाता है? दोस्तों इंटरनेट पर अपमानजनक जानकारी फैलाना साइबर मानहानि कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर मानहानि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है एक्ट यानी ट्विटर। कौन सा है? एक्स यानी ट्विटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी दोस्तों? 2006 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप में एंड टू एंड एंड टू एंड एनक्रिप्शन व्हाट्सएप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मुख्य अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। आईसीटी में नेटिकेट का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट शिष्टाचार। क्या अर्थ है? इंटरनेट शिष्टाचार इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेक न्यूज रोकने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? दोस्तों फेक न्यूज रोकने के हेतु फेक न्यूज रोकने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? दोस्तों फेक न्यूज को रोकने की प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों? फैक्ट चेकिंग। क्या? फैक्ट चेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत का स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों भारत का स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों? कूह। क्या नाम है उसका? कू नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिंक्डइन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों लिंक्डइन उपयोग किया जाता है किसके लिए? प्रोफेशनल नेटवर्किंग और करियर के लिए। किसके लिए? प्रोफेशनल नेटवर्किंग और करियर के लिए लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लुएंसर शब्द सोशल मीडिया पर किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों यह प्रयुक्त होता है किसके लिए? व्यवहार को प्रभावित करने वाला व्यक्ति के लिए। किसके लिए? व्यवहार को प्रभावित करने वाला व्यक्ति के लिए इन्फ्लुएंसर शब्द का प्रयोग होता है सोशल मीडिया पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस और मीडिया को। किसको कहा जाता है?
प्रेस और मीडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। कौन है व्यक्ति? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न का पदक किस रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद रंग के रिबन के साथ। किसके साथ? सफेद रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। किसको कहा जाता है? चंदौली को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसे सर्वोच्च माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान को सर्वोच्च माना गया है। किसको? संविधान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है? दोस्तों स्त्रियों की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली होती है अधिक तारत्व के कारण। किसके कारण? अधिक तारत्व के कारण स्त्रियों की आवाज पुरुषों के तुलना में पतली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।